दोस्तों अगर आप YouTube पे टेक्निकल एनालिसिस सर्च करोगे तो YouTube आपके सामने वो वीडियो दिखाएगा जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको देखा है। अब हो सकता है कि उनकी वीडियोस बहुत साल पुरानी हो, इस वजह से सर्च रैंकिंग में आ गई हो। इसका मतलब ये नहीं होता है दोस्तों कि वो वीडियोस बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब पे सर्च किया था तो मेरे सामने ऐसी वीडियोस आई जिसमें वही घिसी-पिटी 10 या 20 साल पुरानी चीज़ें बताई जा रही हैं कि कैसे आपको कैंडल स्टिक रीड करना है, कैसे आपको चार्ट पैटर्न्स समझाए जा रहे हैं। तो मुझे उसमें कोई दम दिखी नहीं। तो फिर मैंने डिसाइड किया दोस्तों कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो तो बनती है, जो रियल टेक्निकल एनालिसिस सिखाए कि वाक़ई में टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने ये वीडियो आ गई है और आप वीडियो में एंटर कर गए हो, तो ये समझ लो कि आने वाले 20 से 30 मिनट आप अपनी कुर्सी की पेटी बाँध लो, क्योंकि यहाँ पे आपको वो नॉलेज मिलने वाली है टेक्निकल एनालिसिस की, जो मैं क्लेम करता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं दोस्तों जो बहुत ज़्यादा डीप में जाके पता चलते हैं। या तो आपके पास उस लेवल का एक्सपीरियंस हो या फिर आपने उस लेवल की स्टडी करी हो। और स्टडी यूट्यूब से नहीं होती है दोस्तों, स्टडी होती है बाकायदा बुक्स से, बाकायदा वर्कशॉप्स से। तो यहाँ मैंने जितनी भी बुक्स पढ़ी हैं पिछले 2-3 साल में, ये समझ लो कि उसका निचोड़ आपको मिलने वाला है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने वीडियो में एंटर करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो रियल टेक्निकल एनालिसिस है ना, वो बियॉन्ड पैटर्न्स होती है। ये मैं कितनी बार बताऊँ अपनी वीडियोज़ में कि यार चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ये सब रटने की हमको ज़रूरत है ही नहीं है। और एक और चीज़ है, इंडिकेटर्स। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैंने 3-4 वीडियोज़ जब क्लिक करी इस टॉपिक पे, तो पता चला वो आरएसआई समझा रहे हैं। अब एक बच्चे को भी पता है कि आरएसआई अगर 30 के नीचे चले जाए तो वहाँ से बाय कर लो। अगर इतना ही सिंपल होता तो ये बताओ कि इतने ज़्यादा लोग लॉस में क्यों हो रहे होते? डेली के करोड़ों रुपए कमा रहे होते लोग, मज़े में ज़िंदगी जी रहे होते, इतना परेशान होते क्या? तो इसीलिए जो मिसकंसेप्शन है ना हमारा कि पैटर्न्स और इंडिकेटर्स काम करेंगे, वो दोस्तों घंटा नहीं करने वाले, क्योंकि जो रियल टेक्निकल एनालिसिस है, वो है डिमांड और सप्लाई का गेम। डिमांड और सप्लाई का गेम। वो है रीड स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स रीड करना पड़ते हैं। वो लेवल्स को आइडेंटिफाई करने का गेम है। वो प्रोबेबिलिटी में सोचने का गेम है। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैं कितने बार बता चुका हूँ, अपनी सारी वीडियोज़ में बताता हूँ कि हमको यहाँ पे ज़्यादातर हद तक सही होना है। मतलब 100% अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, तो ये समझ लो अगर आप 50 या 60% एक्यूरेसी पे पहुंच गए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। बहुत बड़ा अचीवमेंट आपने ये समझ लो कि आपने भारत रत्न जीत लिया एक तरीके से, अगर आपने 50-60% की एक्यूरेसी अगर अचीव कर ली तो। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सारी चीज़ें अनप्रिडिक्टेबल है। एक दिन पहले जहाँ डिमांड नहीं थी, वहीं रातों रात कोई कंपनी के ऊपर अगर अच्छी न्यूज़ आ जाए, कोई बड़ा ऑर्डर मिल जाए, तो दूसरे दिन उसकी डिमांड जनरेट हो जाती है। पता चला सब कुछ अच्छा चल रहा है कंपनी में, और अचानक से पता चला जो प्रमोटर है उसी की मौत हो जाए, जो मैनेजमेंट है उसके साथ कुछ हादसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो दूसरे दिन शेयर हमारा लुढ़क जाएगा, चाहे भले ही जितने चार्ट पैटर्न आप रट लो। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि अनएक्सपेक्टेड है, सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है, कोई भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। तो जब कोई चीज़ आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, उसको गैम्बलिंग कहते हैं दोस्तों। लेकिन स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग नहीं होती है दोस्तों। गैम्बलिंग तब कहलाएगी कि जब आप बिना कोई कंसेप्ट, बिना कोई नॉलेज के उतर जाओ। लेकिन जब दोस्तों आप रीड करना स्टार्ट कर दो ना प्राइस को, प्राइस के बिहेवियर को समझना अगर आप स्टार्ट कर दोगे, तब वो गैम्बलिंग नहीं कहलाएगी, तब वो सट्टेबाजी नहीं कहलाएगी, तब वो एक कैलकुलेटेड रिस्क कहलाएगा, कैलकुलेटेड रिस्क कहलाएगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस बहुत काम करता है। और टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों मेजॉरिटी हमारा ट्रेडिंग में काम आता है। किस में काम आता है? ट्रेडिंग करते समय। क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई स्टॉक ले रहे हैं, तब हम टेक्निकल्स नहीं देखेंगे, तब हम देखेंगे उसके फंडामेंटल्स। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स हमारे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे हैं। कंपनी किस चीज़ का बिजनेस कर रही है, कंपनी के प्रमोटर्स में मैनेजमेंट किस टाइप का है, कंपनी प्रॉफिट्स किस हिसाब से जनरेट कर रही है, तो ये हमको चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर हम किसी स्टॉक को 3 से 5 साल या 6 साल, 7 साल, 10 साल होल्ड कर रहे हो तब। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस दोस्तों हमें डे टू डे लाइफ में काम आएगा, जब हम ट्रेडिंग करेंगे, जब हम इंट्राडे करेंगे, जब हम स्विंग करेंगे।
भले ही 2 महीने के लिए करो, 3 महीने के लिए ट्रेड करो, या भले ही आप 5 मिनट के लिए ही क्यों ना ट्रेड करो, स्कैल्पिंग ही क्यों ना करो, वहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस काम आएगा, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो। चलिए दोस्तों, अब उतरते हैं असली मैदान पे और जानने की ये कोशिश करते हैं कि जो मार्केट है हमारी, वो चीज़ क्या है? वहाँ पे चल क्या रहा है एक्चुअली? क्योंकि अभी तक आप किसी भी वीडियो को खोल लो तो सीधे वो कैंडलस्टिक पे आ चुके होते हैं, या फिर चार्ट पैटर्न्स पे आ चुके होते हैं, या तो फिर वो कोई ना कोई इंडिकेटर पे आ चुके होते हैं। अब ये बताओ आप, जब तक आप मार्केट को समझोगे नहीं कि मार्केट में चल क्या रहा है, तब तक आप कैसे डिसाइड कर पाओगे कि भाई साहब कौन सा इंडिकेटर काम करेगा, कौन सा चार्ट पैटर्न काम करेगा? इसीलिए मैं दोस्तों बोलता हूँ कि जो रियल बेसिक है, वो यही चीज़ें हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी समझने वाली है कि मार्केट है दोस्तों एक ऑक्शन। ऑक्शन में गए हो आप? वेलकम मूवी देखी है अक्षय कुमार की? जिसमें कैटरीना कैफ एक पेंटिंग बेच रही होती है और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। अब वहाँ पे क्या बोली लग रही होती है कि मैं खरीदूँगा 10,000 रुपए में, वो बोलता है मैं खरीदूँगा 20,000 रुपए में, ठीक है? तो क्या है कि ये चल रहा ऑक्शन, जो जितनी बोली लगा ले, वो पेंटिंग को ले जाएगा। सेम यही सिनेरियो दोस्तों मार्केट में चल रहा है हमारा। कौन-कौन है? एक बायर्स हैं हमारे और एक हैं दोस्तों सेलर्स हमारे। अब इन दोनों के बीच में ऑक्शन चल रहा है। बायर्स बोल रहा है कि यार मैं 101 रुपए में खरीदने को तैयार हूँ कोई से स्टॉक को। सेलर बोल रहा है कि नहीं। वो कह रहा है मैं 102 में भी खरीदने को तैयार हूँ। सेलर बोल रहा है नहीं। वो कह रहा है मैं 105 में भी तैयार हूँ। तो सेलर कह रहा है ले ऐसे-ऐसे करा अपनी, अब बे ले जा अपना। तो फिर ये प्राइस जो है वो बायर्स के मूड में आ जाएगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। हर प्राइस पे वो खरीदना चाह रहे हैं, और जब ये सिनेरियो आता है ना कि जब बायर्स हर प्राइस पे खरीदना चाहते हैं किसी भी स्टॉक को, तब हमारा प्राइस दोस्तों ऊपर जाता है। सेम वही सिनेरियो जब बायर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर बेचना चाहते हैं, कोई सा भी प्राइस मिल जाए सेलर को, बस वो निकलना चाहते हैं, तो वहां से प्राइस हमारा नीचे की तरफ आता है। इतना सा सिंपल सा कंसेप्ट है दोस्तों मार्केट ऑप्शंस का हमारे। देखो वही चीज़ है जो मैंने समझाई है। बायर्स स्ट्रांग होंगे, प्राइस ऊपर जाएगा। सेलर्स स्ट्रांग होंगे, प्राइस नीचे जाएगा। दोनों जनों में से कोई स्ट्रांग नहीं होगा, प्राइस एक रेंज में फंसा रहेगा। एक साइडवेज मार्केट क्रिएट हो जाएगी। अब आप कहोगे कि यार ये बताओ कि बायर्स स्ट्रांग है, सेलर्स स्ट्रांग है, ये सारी चीज़ें हमको पता कैसे चलेंगी? वो चलेंगी दोस्तों हमें चार्ट रीडिंग से। और चार्ट रीडिंग के 2 पार्ट हैं, एक है हमारी कैंडलस्टिक्स और दूसरा है हमारा लिक्विडिटी। ये 2 चीज़ें हम आगे वीडियो में समझने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप बस ये बताओ, अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी मेरी। अब आपको ये तो पता चल गया कि यार बायर्स स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, सेलर्स स्ट्रांग होते हैं तो प्राइस नीचे जाता है। लेकिन यार ये बताओ कि जब अगर प्राइस बायर्स स्ट्रांग है, सोच ना, बायर्स स्ट्रांग है, तो ये 100 रुपए का स्टॉक है, इसको 120 जाना है, तो ये सीधी लाइन में क्यों नहीं ले जा रहे इसको बायर्स? बायर्स स्ट्रांग है तो फिर तो उनको ऊपर सीधे-सीधे सट-सट एक लाइन के फॉर्म में ले जाना चाहिए था। फिर प्राइस हमारा ये यार ये लफड़बाजी करते हुए क्यों जाता है ऊपर? ऐसे मटकते-मटकते एक पुल बैक रेंज बनाएगा, पैटर्न बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा। ये क्यों करता है प्राइस? ये दोस्तों इसीलिए करता है क्योंकि जो हमारी मार्केट है, जो हमारा स्टॉक है, वो इंसानों से और इंस्टीट्यूशन से मिलके बना हुआ है। वहाँ कोई रोबोट नहीं बैठे हुए हैं। हमारे और आपके जैसे लोग ही हैं, और इंस्टीट्यूशंस में भी आपके और हमारे जैसे लोग ही हैं जो बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर डाल रहे हैं। वो बात अलग है कि आजकल एल्गोस के द्वारा काम हो रहा है, लेकिन उस एल्गोस को कौन बताएगा कि किस प्राइस पे खरीदना है और बेचना है? वो अपने मन से तो करेगा नहीं। तो ह्यूमन एलिमेंट आपको हमेशा मिलेगा। तो जब भी लोग खरीदेंगे, तो एक बार में नहीं खरीदेंगे, उसको पार्ट-पार्ट वाइज़ खरीदते हैं। सेम इसी तरीके से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक बार में अपनी पोजीशन नहीं बना पाते हैं, और उसका रीज़न ये है कि इंस्टीट्यूशंस को बहुत बड़े अमाउंट में खरीदना होता है। हमारे आपके जैसे लोगों का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 5,000 के शेयर खरीद लोगे यार, 10,000 के खरीद लोगे, 1 लाख के खरीद लोगे। अब आपसे बोला जाए कि भाई 500 करोड़ के शेयर खरीदने हैं आज किसी स्टॉक के, तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। कहोगे यार कैसे खरीद पाएँगे 500 करोड़ के? सामने बेचने वाला भी तो हो ना कोई 500 करोड़ का, हवा में से तो आ नहीं जाएगा। अगर मेरे को खरीदना है, बाय करना है, तो सामने कोई बेचने वाला हो। तो इंस्टीट्यूशंस भी क्या है कि एक बार में एंटर नहीं कर पाते हैं। 500 करोड़ तो बहुत छोटी अमाउंट बोल दिया मैंने दोस्तों। अब विश्वास नहीं मानोगे, एक-एक दिन में 50-50 हज़ार करोड़ के शेयर इंस्टीट्यूशन बाय करते हैं। अब सोचो कि इतने बड़े अमाउंट को बाय करने के लिए कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी की उनको ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के लिए क्या है दोस्तों कि ये प्राइस हमारा ऊपर-नीचे आता रहता है लिक्विडिटी लेते हुए।
जहाँ लिक्विडिटी मिलती है वहाँ प्राइस मुड़ जाता है, वहाँ से फिर हमारा एक्चुअल जो डायरेक्शन होता है वहाँ चलने लगता है। तीसरा क्या है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट भी बुक करते हैं। अब जैसे इसको ऐसे समझो कि ₹100 का कोई स्टॉक है और मैंने उसको बाय किया इंट्राडे में। अब ₹100 का देखते-देखते वो 105 पहुँच गया। अब यहाँ तक तो मैंने हिम्मत कर ली। फिर वो नीचे आने लगा 103 तक आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी फिर ऊपर जाएगा। फिर ऊपर गया ₹107 तक चला गया। अब यहाँ पे आप देखो कि ₹100 से 107 के बीच में 7% का प्रॉफ़िट बन गया मेरा, एक ही दिन में और एक ही ट्रेड में। अब जैसे ये नीचे आने लगेगा तो मेरी तो लपाका ले जाएगी। मैंने कहा भाई साहब अब ये प्राइस दोबारा ना आ जाए नीचे, इसलिए बेचो, प्रॉफ़िट जो है उसको बुक करो। तो खाली आप और मैं ही नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेड लेके गए होंगे और वहाँ से प्रॉफ़िट बुकिंग आएगी। तो इसीलिए जो ये पुलबैक्स आते हैं ना, प्राइस के चलते-चलते थोड़ा-सा नीचे आएगा, थोड़ा-सा नीचे आएगा, तो ये जो पुलबैक्स हैं यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग भी होती है बहुत सारे ट्रेडर्स की। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि स्टॉप लॉसेस भी लोगों के हिट होते रहते हैं। अब क्या होता है कि मार्केट में मैं आपको सही बताऊँ ना, 2 तरीके के लोग होते हैं। 2 माइंडसेट पीपल। क्यों होते हैं? अब उनका ना माइंडसेट ही बहुत खराब होता है। अब जैसे कुछ लोग हैं कि उनको बाय करना ही पसंद है, वो सिर्फ़ बाय ही बाय करते हैं, हमेशा बाय का ही सोचते हैं और बाय की ही ट्रेड ढूँढते रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनको सेल करना पसंद है, वो क्या करते हैं कि मार्केट में बस उनका काम ही यही है कि सेल साइड पोज़ीशन मिल जाए उन्हें, तो वहीं पे वो ट्रेड लेते हैं, बाय साइड उनका इतना इंटरेस्ट रहता नहीं है। तो क्या होता है ना कि जब प्राइस है ना ऊपर जाता है, तो जो सेलर्स होते हैं ना उनको लगता है कि यार प्राइस बहुत ज़्यादा चला गया है। पता चला 2 या 3% का मूव दे दिया उसने 5 मिनट में, अब उनको लगेगा कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। तो प्राइस थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट बुकिंग होती है, नीचे आने लगता है। अब वो क्या है थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि देखा अब प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो अपनी पोज़ीशन बना लेते हैं और जब भी अपनी पोज़ीशन बनाएँगे तो ये जो टॉप होगा ना यहाँ पे इसको अपना स्टॉप लॉस मानते हैं। तो फिर क्या होगा कि अब अगर प्राइस को ऊपर ही जाना होगा तो ये प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा। अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो इनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएँगे। तो उस वजह से क्या होगा यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी मिल जाएगी और प्राइस को एक मोमेंटम मिल जाएगा ऊपर के लिए। तो यही होता है दोस्तों, स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते हैं, उस वजह से ऊपर नीचे होता है प्राइस। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी कोई न्यूज़ आ जाए, कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, अब पता चला कोई देश का कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन टपक जाए या फिर किसी कंपनी में आग लग जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, बैड न्यूज़ है। इसी तरीके से गुड न्यूज़ भी आती रहती है मार्केट में। गुड न्यूज़ बहुत ही कम आती है वैसे तो, या तो किसी कंपनी को ऑर्डर मिला होगा बहुत बड़ा या फिर बहुत अच्छा उसने प्रॉफ़िट गेन किया होगा तो उसका रिज़ल्ट वग़ैरह आया होगा। इसके बाद तो मुझे और कोई गुड न्यूज़ दिखाई देती नहीं है। तो क्या होता है कि न्यूज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सारे लोग स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अचानक से अगर बहुत बुरी न्यूज़ आ गई ना, तो भाई साहब कोई सा भी पैटर्न बन रहा हो मार्केट में, वो नीचे ही आएगा और बहुत तेज़ी से नीचे आएगा। फिर उसके बाद चाहे वो ऊपर चला जाए, लेकिन पहले वो नीचे आएगा। आपने समझ लिया ना कि कितने सारे रीज़न हैं एक प्राइस के वेव की तरफ मूव होने के। इसके बाद भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द यही रीज़न होते हैं कि प्राइस हमारा कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है और वो एक स्विंग्स बनाता जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का दोस्तों काम क्या है कि ये जो स्विंग्स है ना और ये जो फेजेस हैं, इनको आइडेंटिफाई करना और इनके बेसिस पे एकदम करेक्ट और सटीक ट्रेड्स लेना। क्योंकि दोस्तों ये जो प्राइस मूव कर रहा है ना ऐसे स्विंग करता हुआ, ये हमारे लिए एक तरीके से बेनिफिट ही है जो ट्रेडर्स हैं। क्योंकि अगर ये स्विंग नहीं करेगा तो ये बताओ कि चलते हुए प्राइस में एक ही लाइन में अगर चलता जाएगा, पहली बात तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि लिक्विडिटी उसको ग्रैब करना पड़ेगा, बिना लिक्विडिटी के प्राइस ऊपर जाएगा नहीं। लेकिन अगर ये स्विंग नहीं बनाएगा तो फिर हम एंटर कहाँ पे करेंगे? आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे सिनेरियो हो जाते हैं कि कोई स्टॉक है जो हमारी नज़र में रहता है, पता चला ₹100 का कोई स्टॉक हमारी नज़र में था, हमारी वॉच लिस्ट में था। लेकिन क्या हुआ कि वो देखते-देखते 105 पहुँच गया, फिर 110 पहुँच गया, 115 पहुँच गया। हम देख रहे हैं कि हाँ यार, ये बढ़ रहा है यार प्राइस। अब हम क्या सोचेंगे, अरे यार अब ये 115 पहुँच गया, काश ये दोबारा यार 110 पे आ जाए तो मैं इसको खरीद लूँ। और फिर अगर वो दोबारा 110 पे आ जाएगा तो आप तुरंत खरीद लोगे उसे। क्योंकि आपने देखा है कि ये प्राइस 115 टच कर चुका है। तो अब हो ना हो ये 115 तक तो जाएगा ही, ये उम्मीद रहती है। तो समझ लो कि अगर ये पुल बैक नहीं आता तो फिर हम तो खड़े-खड़े देखते ही रहते प्राइस को। इसीलिए दोस्तों ये जो प्राइस मूव कर रहा है ना ज़िगज़ैग फॉर्म में, ये समझ लो कि वरदान है ट्रेडर्स के लिए। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए तो ये समझ लो कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के पर्सन हो। क्योंकि मेरे को झेलना इतना ज़्यादा इतना ईज़ी नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार आप आपकी लैंग्वेज बहुत बेकार है, कुछ लोग तारीफ़ भी करते हैं। तो कमेंट कर देना यस कि हाँ, मैं अभी तक इस वीडियो में बना हुआ हूँ। तो मुझे समझ में आ जाएगा कि कितने सीरियस लोग हैं मेरे चैनल पे। इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है जो हम समझ लेते हैं वो है हमारी कैंडल स्टिक्स।
अब दूसरे लोगों का वीडियो यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हम पहुँचे हैं जब मार्केट की साइकोलॉजी, प्राइस की साइकोलॉजी हम समझ चुके हैं। लेकिन कैंडलस्टिक को भी हम खाली उसी तरीके से नहीं समझेंगे जैसे बाकी लोग समझाते हैं पैटर्न बता के, या फिर कैंडलस्टिक के 3-4 पैटर्न जोड़ लेंगे, पता चला हैमर जोड़ लिया, पता चला एक डोजी बना लिया, इसको समझा देते हैं। लेकिन दोस्तों कैंडलस्टिक खाली एक पैटर्न नहीं है, कैंडलस्टिक एक फुटप्रिंट्स हैं। क्या है? फुटप्रिंट्स। जब हम चलते हैं रेत पे तो एक फुटप्रिंट्स बन जाते हैं ना, तो वो फुटप्रिंट्स हैं। और किसके फुटप्रिंट्स हैं? स्मार्ट मनी के, इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट हैं ये, जिनको हमको फॉलो करना है। अगर हम इंस्टीट्यूशन को फॉलो करेंगे तो ये समझ लो कि हम ज़्यादा हद तक अपनी ट्रेड को सही कर पाएंगे। तो कैंडलस्टिक क्या है दोस्तों? एक रिकॉर्ड है ऑफ द बैटल ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब कि किसी टाइम फ्रेम पे कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। बैटल तो आपको पता ही है किसके बीच में होता है, बायर्स और सेलर्स के बीच में हो रहा है। तो कैंडलस्टिक एक साक्षी बन जाता है उनका कि कौन इस टाइम पीरियड में जीता था। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और वहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है, तो ये समझ जाएंगे कि हम पिछले 5 मिनट में सेलर्स यहाँ पे हावी थे। अब ये 5 मिनट हटा के एक दिन की कैंडल बना दो रेड, तो हमको क्या समझ में आएगा कि ये पूरे दिन ही सेलर्स हावी थे। मतलब कि आप जैसे-जैसे टाइम फ्रेम आप कम करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तब आपको स्ट्रेंथ जो है वो पता चलती जाएगी कैंडल की, और ये भी पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा कंट्रोल में है। जैसा कि आप देखो ये कैंडल है। अब ये कैंडल में ना दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं जो हमको समझने वाली होती हैं। एक होती है बॉडी, जो ये दर्शाती है कि कितने पीरियड तक कौन बंदा डोमिनेंट रहा है, समझ रहे? और दूसरा है विक, कि कहाँ से प्राइस हमारा रिजेक्ट हुआ है। अब ये बात तो इतनी सी है, लेकिन ये बहुत समझने वाली बात है। इसको हम थोड़ा-सा समझते हैं। देखो, सबसे पहले हम बनाते हैं ग्रीन कैंडल बनाते हैं। ये हमारी कैंडल हो गई और एक ये कैंडल हो गई, ठीक है? दोनों को हम ग्रीन कलर में पोत देते हैं। ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई और एक ये ग्रीन कैंडल हो गई। अब समझने की चीज़ क्या है कि ये दोनों 5 मिनट की कैंडल है। कितने मिनट की टाइम फ्रेम है? 5 मिनट की है। 5 मिनट में ये कैंडल बनी और 5 मिनट में ये कैंडल बनी। अब आप बताओ कौन-सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? 1 मिनट वीडियो को पॉज़ करो और कमेंट करके बताओ कौन-सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि साथ-साथ कमेंट करते रहोगे, सीखते रहोगे, याद आता रहेगा। क्योंकि जो चीज़ें हम एक्शन में लेके आते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि आप इसके नोट्स बनाओ, और नोट्स भी नहीं बना पा रहे हो, तो जो मैं अपनी पीडीएफ द्वारा ये समझाता हूँ, तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नोट्स अगर नहीं बनाने तो कोई बात नहीं। तो कमेंट में बताओ कि ए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? टाइम फ्रेम 5 ही मिनट का है, तो जितने भी लोगों ने ए पे कमेंट किया है, तो ये समझ लो कि वो यहाँ पे जीत चुके हैं। और उसका रीज़न क्या है दोस्तों? उसका रीज़न ये है कि आप ये देखो कि टाइम तो 5 ही मिनट का है, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी, इतनी बड़ी बॉडी बनी, और बॉडी दर्शाती है हमारी स्ट्रेंथ को। और ये ग्रीन कैंडल है, तो मतलब क्या है कि बायर्स की स्ट्रेंथ को दर्शा रही है ये। मतलब कि बायर्स यार इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि 5 मिनट में प्राइस को कहाँ से कहाँ ले गए। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे कि बायर्स इतने ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे एज़ कम्पेयर टू दिस, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग कैंडल ही मानी जाएगी क्योंकि ये ग्रीन कलर की कैंडल है और इसकी बॉडी दिख रही है। और एक चूतिया टाइप की कैंडल्स भी आती हैं जो एकदम एकदम छोटी-सी होती हैं एकदम, उनकी बॉडी होती ही नहीं है। उनकी बॉडी होती ही नहीं है, एकदम लाइन जैसी होती है। तो उनको भी हम थोड़ा-सा रीड करेंगे, लेकिन पहले जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि अगर इन दोनों में से कोई कैंडल अगर आपको 5 मिनट में बनते हुए दिखाई दे जाए, तब आपका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? पहला रिएक्शन आपका ये होना चाहिए कि यार यहाँ पे बायर्स का जो स्ट्रेंथ है, बायर्स का जो कंट्रोल है, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। मतलब कि उनका कोई जवाब ही नहीं है। और ये जो विक आपको दिख रही है, ये हमारी प्राइस दिखाती है रिजेक्शन को। मतलब बायर्स यहाँ तक प्राइस को ले गए थे। इतनी स्ट्रेंथ थी कि बायर्स प्राइस को यहाँ तक ले गए थे, लेकिन वो तो थोड़े बहुत सेलर्स में जान बाकी थी, थोड़े हाथ-पैर उनके काम कर रहे थे, तो यहाँ तक वो लाके क्लोज़ कर दी। लेकिन इसको पूरी डोमिनेंट कहेंगे। और इसी में अगर यहाँ से अगर विक को हटा दें, खाली बॉडी रखें और ये कोई से भी कलर की रखें, जैसे ग्रीन कलर की रखें। अब इसमें से मैंने विक हटा दी, तो ये समझ लो ये तो एकदम सुपरमैन कैंडल कहलाएगी हमारी। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि सेलर्स का नामो निशान ही नहीं है, एक तरफ़ा बायर्स की जीत है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट होती हैं दोस्तों कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक ये नहीं होती हैं कि ये हैमर बन जाए तो खरीद लो, शूटिंग स्टार बन जाए तो बेच दो, ये बेवकूफ़ी होती है, ठीक है? कैंडलस्टिक के पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो समझो।
वो मेन है, क्योंकि पैटर्न्स तो दुनिया भर के हैं, आप भूल जाओगे। साइकोलॉजी जब तक याद रखोगे ना, ये समझ लो मरते दम तक आपको याद रहेगा कि हाँ यार, यहाँ पे बायर्स स्ट्रांग है कि यहाँ पे सेलर्स स्ट्रांग है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखो, ये पॉइंट भी हम समझ चुके हैं कि बड़ी बॉडी मतलब स्ट्रांग कंट्रोल, छोटी बॉडी मतलब कम कंट्रोल, बड़ी विक मतलब स्ट्रांग रिजेक्शन। जितनी बड़ी विक होगी उतना बड़ा रिजेक्शन है। अब आपने देखा होगा कि दुनिया भर की वीडियोस और दुनिया भर के लोग हैमर के बारे में बताए जाते हैं। अब हैमर इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? उसका रीज़न क्या है दोस्तों, कि ये जो हैमर है, ये अपनी बॉडी के लिए नहीं, ये अपनी विक के लिए फेमस है। जो ये विक है ना इसकी इतनी बड़ी, और विक दिखाती है दोस्तों हमारी रिजेक्शन। विक क्या दिखाती है? हमारी रिजेक्शन। कि जो सेलर्स थे, अब ये ग्रीन कैंडल है, अब चाहे ग्रीन हो चाहे रेड हो, नीचे जाने का मतलब क्या है कि सेलर्स ही उसको नीचे लेके गए होंगे। अब जब सेलर्स इतने नीचे तक प्राइस को ले गए, मान के चलो ये 100 रुपए की ओपन है, अब नीचे लो ले गए वो कम से कम 90 रुपए तक ले गए लो प्राइस को। अब 90 रुपए से प्राइस दोबारा मार्केट में एंटर किया और 102 रुपए पे बंद करा दिया। तो कहने को तो ये हो जाएगा कि यार 100 रुपए का प्राइस था, 102 पे क्लोज हो गया। लेकिन जब कैंडल पे नजर मारोगे ना, तब आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि यार प्राइस 90 तक ले गए थे सेलर, फिर 90 से स्ट्रॉन्ग इतने बायर्स आए और 102 पे क्लोजिंग कराई। इसका मतलब कि बायर्स की जो स्ट्रेंथ है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है। अब भले ही चाहे ये रेड कैंडल ही क्यों ना हो, क्लोजिंग इसकी 102 की बजाय 98 पे क्यों ना हुई हो, लेकिन तब भी हम ये कहेंगे कि यहाँ पे बायर्स ही स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि प्राइस को यार वो इतना ऊपर तक लेके गए, मतलब प्राइस को उन्होंने रिजेक्ट किया। प्राइस यहाँ तक गया था 90 तक, लेकिन 90 के लेवल को उन्होंने रिजेक्ट किया और 98 पे ले जाके क्लोज करा दिया। तो इसीलिए दोस्तों ये विक हमारी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये हैमर हमारी इंपॉर्टेंट है। और हैमर अगर कहीं भी चलते फिरते बन जाए ना रास्ते में, वो काम नहीं करती है। उसका भी एक लेवल होता है, उसका भी एक की एरिया होता है जहाँ पे वो वर्क करती है। तो वो चीज़ हम थोड़ा-सा आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये देख लेते हैं कि अगर प्रोफेशनल की तरह अगर आपको कैंडल्स को रीड करना है, तो सबसे पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो। सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। सबसे पहला, कि बन कहाँ पे रही है कैंडल? बीच में कहीं भी बन रही है, कि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बन रही है? क्या एक ट्रेंड लाइन के अंदर बन रही है, कि एकदम टॉप पे बन रही है, कि एकदम बॉटम पे बन रही है? कैंडल स्टिक की लोकेशन सबसे ज्यादा मैटर करती है। दूसरा, कि वो एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है, मतलब कि उसकी जो क्लोजिंग है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अब जैसे ये जो कैंडल है ग्रीन कलर की, अब इसमें आप देखो कि यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ प्राइस, मतलब कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। मतलब कि क्या कहेंगे, इस कैंडल को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कैंडल। ठीक है, क्लोजिंग इसकी स्ट्रांग हुई है। भले ही चाहे ये रेड कैंडल होती, ऊपर इसका ओपन होता, नीचे क्लोज होता, तब भी हम ये कहते कि क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग हुई है। मतलब क्या है कि मार्केट ने प्राइस को एक्सेप्ट किया है, तो ये एक्सेप्टेंस दिखाता है। और तीसरा क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, कि हमको वेट करना है कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन क्या होती है वो दोस्तों हम थोड़ी सी देर में समझने वाले हैं, जब हम अपने की लेवल्स को समझेंगे। क्योंकि जब एक की लेवल पे हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, प्राइस हमारा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिखाता है, फिर इसके बाद हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं और कंफर्मेशन हमको मिलती है, फिर हम ट्रेड में एंटर करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है वो नीचे लिखी गई है, कि जो बिगिनर्स हैं वो सिर्फ पैटर्न्स ही पैटर्न्स लर्न करे जा रहे हैं, मेमोराइजिंग करे जा रहे हैं, कि भाई ये हैमर है, ये बुलिश एंगल्फिंग हो गई, ये मॉर्निंग स्टार हो गया, ये इवनिंग स्टार हो गया। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो कॉन्टेक्स्ट पता करने के पीछे हैं। उनका ये क्वेश्चन होता है कि यार प्राइस हमारा अगर किसी ऊपर से नीचे आ रहा है और फिर यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बन रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है? तो ये 2 चीज़ें ना दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद हम थोड़ा-सा दोस्तों नज़र डाल लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। क्योंकि जो प्राइस है हमारा, अगर कोई से भी स्टॉक का आप चार्ट खोल लो, तो वो क्या है ना, एक स्ट्रक्चर बनाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमको कहानी बताता है। ये कहानी बताता है कि प्राइस हमारा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा कि स्टॉक अभी हमारा अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड पता करने का भी कोई तरीका होता है ना, तो उसी को कहते हैं हम मार्केट स्ट्रक्चर। वैसे तो मैं मार्केट स्ट्रक्चर बहुत सारी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं, या फिर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, तो आप इस पार्ट को थोड़ा-सा स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये चाहूँगा कि भले ही आपको 10 बार वो टॉपिक क्यों ना पढ़ना पड़े, क्योंकि वो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हर वीडियो में आ रहा है।
तो क्या है कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारे 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है दोस्तों हमारा एक अप ट्रेंड, जो कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि प्राइस हमारा ऊपर जा रहा होगा। अब ऊपर जा रहा है तो मतलब ये थोड़ी है कि साला ऐसे कुछ भी करके ऊपर चला जाए। ये नहीं होता है। एक स्ट्रक्चर बना के ऊपर जा रहा होगा। एक स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करके ऊपर जा रहा होगा। और वो स्ट्रक्चर कौन-सा होता है दोस्तों? वो होता है हमारा हायर हाइज़ और हायर लोज़ का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ लो हर चीज़ में काम आएगी, भले ही चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, भले ही आप इंट्राडे कर रहे हो, भले ही आप स्विंग ट्रेडिंग ही क्यों ना कर रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होगे ना, तो भी आपको स्ट्रक्चर काम आने वाला है। तो ये जो अप ट्रेंड है हमारा, ये आप ऐसे पता कर सकते हो कि प्राइस जैसे ₹100 का प्राइस है और ये ₹100 का प्राइस ऊपर गया ₹105 तक। उसके बाद ये नीचे आया ₹103 तक। फिर इसके बाद ये प्राइस 105 को क्रॉस करके गया ₹108 तक और फिर वो नीचे आया ₹106 तक। 106 हो, चाहे 104 ही क्यों ना हो, ठीक है? कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक लो हो गया, ₹100 लो हो गया। अब जो 105 है, ये हायर हाई बन गया है। मतलब कि 100 से ऊपर है ना 105, तो ये हायर हाई है। 103 क्या है? ये हायर लो बन गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोएस्ट कौन-सा है? ये वाला ₹100। अब 103 और 100 में कौन बड़ा है? 103 बड़ा है, तो ये हायर लो बन गया। इसके बाद प्राइस हमारा 108 गया। 108 105 से बड़ा है? यस, बड़ा है, तो ये हमारा एक और हायर हाई बन गया। इसके बाद प्राइस हमारा ₹104 या ₹106 गया, तो ये ₹104 103 से बड़ा है कि नहीं है? हाँ, है, तो ये बन गया हमारा हायर लो। इसी तरीके से प्राइस हमारा एक ट्रेंड में चलता है। कभी भी प्राइस हमारा हायर लो को क्रॉस करके नीचे नहीं जाएगा। अगर जिस दिन उसने हायर लो को क्रॉस कर दिया, इसका भी हम एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये प्राइस यहाँ पे ₹100 का था, अब ₹100 से वो गया ₹105, फिर गया ₹103, फिर 103 से फिर गया वो ₹108, अब वो गया ₹106, अब 106 से वो गया ₹110 ऊपर और फिर क्या उसने क्लोज़ कर दिया ₹105 पे, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो अब ये दोस्तों अप ट्रेंड नहीं कहलाएगा। अप ट्रेंड सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ तक था 108 तक। अब ये 110 वाला जो ट्रेंड है, ये हमारा अप ट्रेंड में काउंट नहीं होगा, क्योंकि अब प्राइस ने हायर लो को ब्रेक कर दिया। हायर लो को ब्रेक कर दिया मतलब क्या है कि यहाँ की उसने जितनी भी लिक्विडिटी थी, वो ले ली है। और लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में एक रेंज में जाता है। देखो, अगर इसने ब्रेक किया है तो 2 रीज़न हो सकते हैं। या तो इतनी सडन कोई मार्केट में न्यूज़ आई होगी कि ये स्ट्रक्चर सब भूल गया और पैनिक में आके लोगों ने सेल कर दिया। एक तो ये है, तो जिसको तो हम सीधा-सीधा कहेंगे कि यहाँ से रिवर्सल ही आ चुका है। या फिर क्या होगा कि यहाँ की लिक्विडिटी लेके प्राइस हमारा एक रेंज में चला जाएगा, ठीक है? और जब तक रेंज में रहेगा, जब तक कि नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता, जब तक नेक्स्ट वो एक ट्रेंड नहीं बनाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। सेम यही कहानी हमारी डाउन ट्रेंड में होती है। डाउन ट्रेंड में सिंपल उल्टा हो जाएगा, एक लोअर हाई बनेगा, एक लोअर लो बनेगा, फिर एक लोअर हाई बनेगा, फिर एक लोअर लो बनेगा और इसी तरीके से प्राइस हमारा नीचे की तरफ चलता रहता है। और दोस्तों ये जो ट्रेंड होता है ना, ये मैं आपको बता दूँ कि बहुत दिनों तक कंटिन्यू रह सकता है और हमेशा ट्रेंड आपको देखना है बिगर टाइम फ्रेम पे। बहुत सारे लोग बोलते हैं टाइम फ्रेम नहीं बताते, तो भाई दोस्तों बिगर टाइम फ्रेम पे आपको देखना है। जितनी भी ट्रेंड की ये लफड़बाजी है, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपने देखी तो समझ लो मरे। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत ज़्यादा नॉइस रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में होती है और अचानक से कुछ ना कुछ होता रहता है। लेकिन अगर वो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड में होगा तो उस ट्रेंड को रिस्पेक्ट करेगा और वहीं पे जितनी भी नॉइस होगी वो खत्म होती जाएगी। इसीलिए हमेशा छोटे टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड नहीं देखने बैठ जाना, बर्बाद हो जाओगे वहाँ पे ट्रेंड देखोगे तो। क्योंकि आप कहोगे यार ये तो किसी ट्रेंड को फॉलो कर ही नहीं रहा, ये तो प्राइस 2 मिनट में ऊपर जा रहा, हायर लो सारे काट रहा है। तो ट्रेंड भाई दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पे देखा ही नहीं जाता, इसीलिए मैंने आपको बताया भी नहीं। हमेशा टाइम फ्रेम बड़ा चूज़ करो, 1 घंटे का भी आप चूज़ कर सकते हो, ये भी एक अच्छा टाइम फ्रेम है। नहीं तो सबसे बढ़िया 1 डे का जो टाइम फ्रेम है, इसको एकदम बेहतरीन टाइम फ्रेम माना जाता है किसी भी स्टॉक में ट्रेंड देखने के लिए। आई होप दोस्तों ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट तो आप सबको पता ही है, वो क्या है हमारा एक रेंज, कि हायर लो मायर लो छोड़ो, प्राइस खाली एक रेंज में चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जब आप देखोगे कि यहाँ पे जब ट्रेंड बनता है, तो एक चीज़ बहुत कॉमन है
कि यहाँ पे एक स्विंग आ रहे हैं, जैसे हायर हाई हायर लो बना रहा है ना, तो ये क्या है इतना सा पार्ट, ये एक स्विंग है। ये इतना सा पार्ट क्या है, ये एक स्विंग है। तो जो स्विंग पॉइंट्स होते हैं ना हमारे, ये जो स्विंग्स पॉइंट होते हैं, ये ऐसे ही नहीं मार्केट में हवा में बन रहा है, इनके पीछे भी बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी प्राइस यहाँ से यहाँ तक गया, 100 रुपए से फॉर एग्जाम्पल 105 रुपए तक प्राइस गया हमारा, तो उसके बाद आप देखोगे कि जब 5% का ये मूव आ चुका है एक ही डायरेक्शन में, तब वहाँ पे क्या होगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी और थोड़े से सेल ऑर्डर्स लगेंगे। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे रिटेलर्स टाइप के लोग होते हैं, उनको ट्रेंड मरेंड और इन सब चीज़ों के बारे में तो पता होता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ से प्राइस थोड़ा-सा नीचे आने लगेगा ना 104, 103 तक, तो वो सोचेंगे कि यार यहाँ से लग रहा रिवर्सल आ गया, और यहाँ पे क्या करेंगे कि सेल ऑर्डर्स अपने लगा देंगे। तो जिसकी वजह से क्या है कि प्राइस को लिक्विडिटी मिल जाएगी। अब आप खुद सोचो ना कि मेरे को प्राइस खरीदना ही खरीदना है, ऊपर खरीदना है, तो बेचने वाला भी तो चाहिए। तो जब तक ये स्विंग्स बनेंगे नहीं ना, तब तक बेचने वाले नहीं मिलेंगे हमको। और इस स्विंग के पीछे का लॉजिक भी आपको बता देता हूँ। जैसे प्राइस यहाँ से यहाँ गया, अब आप खुद सोचो कि जो लोग यहाँ पे बेच रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे होंगे? उनके स्टॉप लॉसेस होंगे इस स्विंग के हाई पे। और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो प्राइस अगर दोबारा इस पॉइंट पे जाएगी, तो जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं सेल साइड के, वो बाय साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वो बाय साइड में कन्वर्ट हुए, यहाँ पे जो मोमेंटम था वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, जो हमारे ट्रेंड को एक्सटेंड करने में हेल्प करेगा। इसी वजह से दोस्तों ट्रेंड एक्सटेंड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, जब तक होता है जब तक कि वो इस लो को ना काट दे। बस इतना सा आप याद रखो। तो इसीलिए दोस्तों जो स्विंग पॉइंट्स है ना हमारे, वो ऐसे ही नहीं बनते हैं, रैंडमली नहीं बनते हैं मार्केट में, वो हमारे लिक्विडिटी के खजाने होते हैं। वहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी और बहुत सारे स्टॉप लॉसेस और बहुत सारे न्यू लोग एंटर होते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का, जो है हमारा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जानने का। क्योंकि दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसा लोग समझते हैं वैसा होता नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक लाइन की तरह ड्रॉ करते हैं। वो क्या करते हैं कि प्राइस अगर इस पॉइंट पे गया, यहाँ से वापस आया, फिर इस पॉइंट पे गया, यहाँ से वापस आया, फिर इस पॉइंट पे गया, यहाँ से वापस आया, तो वो क्या करेंगे, चुपचाप से यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे जो तीनों पॉइंट को मिला रही होगी, और कहेंगे भाई साहब बन चुका हमारा रेजिस्टेंस। अब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो ब्रेकआउट हो जाएगा। यहीं पे वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि प्राइस क्या होगा, दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट कर जाएगा, यहाँ पे वो एंटर कर जाएंगे और फिर प्राइस नीचे आ जाएगा। फिर कहेंगे लो हो गई लफड़बाजी, हो गया लॉस। क्यों हो गया लॉस? क्योंकि दोस्तों कभी भी एक लाइन होता ही नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी एक लाइन नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन है। क्या है? जोन है। देखो जैसे यहाँ दर्शा रहा है ना, ये जोन है। क्योंकि दोस्तों एक ही प्राइस पे जो स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स है ना हमारे, जो ये जोन बना रहा है, उनके लगे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि रीजन है, क्योंकि दोस्तों एक कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं है। कोई एक इंस्टीट्यूशन है क्या? एफआई से इतने सारे हैं, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इतने सारे हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस दुनिया भर के हैं, 8 से 10 तो बड़े-बड़े हैं, बाकी छोटे-छोटे तो बहुत सारे हैं। तो किसी को कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं कि एक ही लाइन पे सारे लोग कोई फ़ोन पे बात थोड़ी कर रहे हैं एक-दूसरे से कि ये इससे बात कर रहा है, हाँ भाई बता ना कौन से प्राइस पे लगा रहा? ये कहेगा भाई मैं तो 100 पे लगा रहा, चल मैं भी 100 पे लगा दे रहा। ऐसा थोड़ी होता है। ये क्या होता है कि प्राइस फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे बनते हैं, थोड़ी इसकी साइकोलॉजी समझ लो। देखो, ये एक प्राइस है, हमेशा ₹100 का मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे ₹100 का एक प्राइस है, ठीक है? अब ये प्राइस हमारा ऊपर गया, कहाँ तक गया? ₹105 तक गया। तो ₹105 से जब ये नीचे आ रहा होगा, तो ये समझ लो कि कुछ इंस्टीट्यूशंस ने ₹105 से इस प्राइस को नीचे पुल किया होगा, ठीक है? फिर ये प्राइस दोबारा ऊपर जाएगा, पता चला 105 को क्रॉस कर जाए, तो पता चला 106 पे किसी इंस्टीट्यूशन ने इसको नीचे पुल बैक कर दिया होगा। फिर ये जा रहा होगा, पता चला फिर 104 से नीचे आ गया। फिर जाएगा ये, फिर 105 पे किसी ने नीचे कर दिया होगा। तो इसी तरीके से आप देखो कि अलग-अलग प्राइस पे अलग-अलग ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। एक ही प्राइस पे लगे हुए नहीं होते हैं। इसीलिए क्या है कि ये जो प्राइस है ये मिलके एक रेंज बना देते हैं। अब जैसे 104 से लेके 106 के बीच में ये एक ऐसी रेंज बन जाएगी, ये हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस ज़ोन। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिवेट हैं, जो प्राइस को नीचे ढकेल रहे हैं। अब 104 को क्रॉस करके बायर ऊपर चलेगा 105 तक, फिर 106 तक चलेगा, तो पता चला 106 तक उन्होंने ढकेल दिया। क्योंकि ढकेलना स्टार्ट तो 104 से ही कर देंगे। लेकिन बायर्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए कि वो 106 तक लेगा, तो 106 पे ढकेलना स्टार्ट हो जाएगा नीचे। तो इसीलिए क्या है कि ये लोग मिल के काम करते हैं। ये जो ज़ोन है ना, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेगी।
जैसे ही प्राइस जोन के पास आएगा ना, तो वहाँ से ये इनकी सारी की सारी पोजीशंस एक्टिवेट हो जाएँगी और प्राइस को नीचे ढकेलना फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। नहीं तो न्यू पोजीशंस यहाँ बन जाएँगी, क्योंकि अब 2-3 बार प्राइस जब यहाँ पे जा चुका, तो जो नए इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी देख रहे होंगे कि यार प्राइस यहाँ से नीचे जा रहा है, तो इसको और नीचे भेजो, तो वो अपनी नई पोजीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से क्या है कि ये ज़ोन ना दिन पे दिन और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अब आप खुद सोचो कि अगर आप होते इस जगह पे, ये प्राइस यहाँ पे एक बार जा चुका, दूसरी बार जा चुका और तीसरी बार फिर यहाँ पे जा रहा होगा और फिर यहाँ से थोड़ा-सा अगर बायर्स वीक दिखे, जो कि आपको कैंडलस्टिक देख के पता चल ही जाएगा। और थोड़ी कंडीशन भी होती है ब्रेकआउट वाली, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर करी थी, अगर वो नहीं देखी तो उसको भी देख लेना। तो क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे जो सेलर्स होंगे ना, न्यू रिटेलर्स, वो भी अपनी किस्मत आजमाएँगे और वहाँ से सेल करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा, ये रेजिस्टेंस ज़ोन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। सेम यही कहानी नीचे सपोर्ट पे हो रही होगी, यहाँ पे भी जैसे प्राइस जाएगा, बायर्स यहाँ से ऊपर ले जाना स्टार्ट कर देंगे। इसको देख-देख के नए बायर्स, नए इंस्टीट्यूशंस, नए रिटेलर्स, मतलब दुनिया भर के लोग आ जाएँगे और ये प्राइस हमेशा बेचारा इस रेंज में फँसा हुआ रह जाएगा। अब ये कहेगा भैया मुक्ति दे दो मुझे इस रेंज से, और जब इसको मुक्ति मिलती है, वहीं पे हमारा पैसा बनता है, जो कि हमारा होता है एक ब्रेकआउट। समझ में आई? अब आप खुद सोचो कि देखो, जब इतने ज़्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो ये कोई छोटी-मोटी चीज़ है क्या? रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारे मार्केट के बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट की लेवल्स में आते हैं, वो इसी रीज़न की वजह से आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। नए लोग भी आ जाते हैं, जो पुराने हैं वो भी हैं, और जो बहती गंगा में हाथ धोना जिनको, वो भी आ जाते हैं। मतलब मज़ा ही आ जाता है एक तरीके से। तो सोचो कि अगर आप इसको एक लाइन की तरह ड्रॉ करो, तो आप कितने बड़े बेवकूफ़ हो जाओगे। तो हमेशा क्या करना है कि 2-3 प्राइस, जहाँ-जहाँ से प्राइस हमारा रिजेक्ट हो रहा है, उसको एक रेक्टेंगल के फॉर्म में चार्ट पे मार्क कर लेना, तो ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। और एक गलती और बिगिनर्स क्या करते हैं कि दुनिया भर की ट्रेंड लाइन्स और बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेते हैं। पता चला जहाँ 1-2 बार भी प्राइस चला गया, उसको भी एक रेजिस्टेंस बना लेंगे। तो ये गलती नहीं करना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक टाइम फ्रेम पे आपको खाली एक ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपने लिया है, तो 15 मिनट पे आप ढूँढने की कोशिश करो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम लाओ, उस पे मार्क करके देखोगे 1 घंटे के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। 1 डे पे जाओ, वहाँ पे मार्क करके देखो कि 1 दिन के हिसाब से कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जो प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है जिसको। तो इस तरीके से काम करना है। ये नहीं कि 5 मिनट पे भी एक रजिस्टेंस यहाँ मार्क कर लिया, एक रजिस्टेंस यहाँ मार्क कर लिया, एक सपोर्ट यहाँ मार्क कर लिया, तो ऐसे हो जाओगे कन्फ्यूज़। इसीलिए हमेशा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिख रहा होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, एक टाइम फ्रेम पे कोई से भी, तो उसी को आप जेन्युइन मानो, क्योंकि प्राइस हमेशा उसी को ही रिस्पेक्ट करेगा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। छोटे-मोटे रेजिस्टेंस को तो वो क्रॉस करता ही रहेगा, क्योंकि अगर वो छोटे-मोटे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को क्रॉस नहीं करेगा, तो उसको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी प्राइस को मूव करने के लिए। इसके बाद दोस्तों, जो ट्रेंड मैकेनिक्स है, ये मैं ना दोस्तों ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं वेट नहीं करता हूँ कि जब ये टॉपिक आएगा तभी समझाऊँगा, क्योंकि फिर वो फ्लो में हम सीख नहीं पाएँगे। इसीलिए तो देखो, जो पुल बैक और रिवर्सल है, इसकी कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि जो पुल बैक क्या होगा, अगर हेल्दी पुल बैक होगा, तो छोटा-सा आएगा, जो कि हमारा रिप्रेज़ेंट करता है प्रॉफिट बुकिंग को, और जो नए बायर्स हैं, वो वेट करते हैं कि यार थोड़ा-सा प्राइस नीचे आ जाए तो मैं एंटर कर जाऊँ। तो एक तरीके से देखा जाए, तो पुल बैक हमारे लिए एक अच्छा साइन है, एक हेल्दी साइन है। इसको आप वीकनेस ना मानें, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि अगर प्राइस हमारा चल रहा है, ऊपर की तरफ चल रहा है, और एक अचानक से एक रेड कैंडल ही आ गई ना, तो उनकी समझ लो कि फट जाती है एकदम। उनको लगता है कि अब तो भाई साहब रिवर्सल ही आ गया, अब तो खत्म है, अब तो ये पूरा प्राइस नीचे ही आएगा। तो ऐसा होता नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्राइस हमारा ग्रीन रेड होके इसलिए चलता है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स और बहुत सारे लोग एंटर करते हैं, एग्ज़िट करते हैं। करोड़ों लोग डेली स्टॉक मार्केट में, कोई सा भी आप स्टॉक उठा के देख लो, उसका वॉल्यूम ही आप चेक कर लेना, ठीक है? कोई सी बड़ी कंपनी उठाना है निफ्टी 50 की, उसका वॉल्यूम चेक करना। 1-1, 2-2 हज़ार रुपए के प्राइस वाले मिलियंस में वॉल्यूम आपको मिलेंगे, लाखों में मिलेंगे। मतलब कि सोचो कि कितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो कभी भी इससे नहीं डरो आप कि यार रेड कैंडल बन गई तो प्राइस नीचे ही चला जाएगा, ग्रीन कैंडल बन गई तो अब चलो अब तो प्राइस ऊपर ही जाना है। हमेशा एक लॉन्ग स्टोरी देखो। अगर वो ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहा है, अगर ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ऊपर का, तो ये रेड कैंडल आपके लिए समझ लो एक वरदान है। ये खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, ये रेड कैंडल आपकी बनी है। क्योंकि अगर ये रेड कैंडल बहुत देर बाद बनती ना, तो पक्का वो रिवर्सल हो सकता था। लेकिन अगर थोड़ी देर प्राइस ऊपर गया, एक रेड कैंडल बनी, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर एक रेड कैंडल बनी, तो ये हमारे ट्रेंड ट्रेंड को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों? रेड कैंडल का मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग जब करते हैं, जब
सेल करते हैं, समझ रहे हैं ना? प्रॉफिट बुकिंग क्या होती है? ऊपर का ट्रेंड है, तो नीचे किसी ने बाय किया है, तो ऊपर सेल ही तो करेगा ना। तो जब सेल करेगा, तो कुछ लोग हैं जो खरीद रहे होंगे, तो उनको लिक्विडिटी मिल गई कि उनके बाय के ऑर्डर और ज़्यादा फुलफिल हो जाएँगे और इस पॉइंट पे तो वैसे भी स्टॉप लॉस लगे होंगे और यहाँ पे नए बायर्स भी एंटर कर रहे होंगे क्योंकि वो पुल बैक का वेट कर रहे होंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ प्राइस चला गया। अब वो यहाँ तक तो खरीद नहीं पाया, अब वो सोच रहा थोड़ा-सा नीचे आ जाए तो खरीद लें। तो ये जो पुल बैक है ना, ये समझ लो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी आना ही चाहिए। अगर पुल बैक नहीं आ रहा है तो समझ लो कि गड़बड़ी है। पुल बैक अगर थोड़ी देर बाद आया तो समझ लो प्राइस हमारा सीधे नीचे ही चला जाएगा। रिवर्सल ही होना है। इसीलिए पुल बैक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप दोस्तों ये कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका हो क्योंकि पहले भी मैं वीडियो में समझा चुका हूँ इससे। तो इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद हमारा एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखी है, देख लें, लेकिन वो 38 मिनट की वीडियो है जिसमें बहुत डिटेल में समझाया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने वो वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, ये भी आप देखो। देखो, ब्रेकआउट और फेक आउट 2 चीज़ होती हैं। और यहीं पे समझ लो कि बहुत ज़्यादा लोग ट्रैप भी होते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा भी यहीं पे बनता है। उसका क्या रीज़न है दोस्तों? उसका रीज़न ये है कि देखो, जब भी प्राइस ना एक रेंज में चलेगा ना, जैसे ये प्राइस है, ये एक रेंज में चल रहा है। अब जब ये रेंज से टूटता है ना प्राइस, तो वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी, बहुत ज़्यादा न्यू सेल बायर्स और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है एक तरीके से। क्योंकि इस प्राइस को सेलर्स नीचे पुश कर रहे थे बहुत दिनों से। अब आज क्या है कि कुछ ना कुछ सेंटीमेंट्स मार्केट के इतने स्ट्रॉन्ग हुए होंगे तभी ये जाके ब्रेकआउट मिला। तो अगर ये ब्रेकआउट है और ये रियल ब्रेकआउट है, अभी मैंने ये नहीं बोला है कि ये फेक है कि रियल है, मैं खाली आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर ये रियल ब्रेकआउट हुआ, तो ये समझ लो कि थोड़े ही दिन में या थोड़े ही टाइम में ये बहुत बड़ा मूव ऊपर की तरफ हमको दे सकता है। और थोड़े ही टाइम में हमको बड़ा मूव किसके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों? इंट्राडे के लिए, ऑप्शंस के लिए और अगर ये थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम हुआ 1 घंटे का या 1 दिन का, तो वहाँ पे स्विंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि रेंज हमेशा एक छोटी-सी होगी। एक छोटी-सी रेंज में प्राइस घूमता रहेगा। पता चला ये 5 या ₹10 की रेंज हुई, लेकिन जब ब्रेकआउट होते हैं, तब एक-एक दिन में प्राइस हमारा ₹20-20, ₹30-30 या फिर 5-5%, 8-8% तक प्राइस बढ़ जाता है। वहीं नॉर्मल रेंज में प्राइस पता चला 1% ऊपर जा रहा, 2% नीचे जा रहा, 1% ऊपर जा रहा, इसी तरीके से चलता रहता है। इसीलिए दोस्तों ब्रेकआउट हमारे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और मेन जो टेक्निकल एनालिसिस का काम है ना, जितनी भी हमने ये चीज़ें सीखी है ना, प्राइस एक्शन और ये हमारी कैंडलस्टिक्स और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें सीखने का मकसद ही यही है कि हम एक सही ब्रेकआउट को फाइंड कर सकें, जिसकी बिहाफ़ पे हम अपनी ट्रेड ले सकें। क्योंकि एट द एंड तो हमको ट्रेड ही लेना है। पैसा कब बनेगा? जब हम ट्रेड लेंगे और ट्रेड कब लेना है हमको? ब्रेकआउट पे। और ये ब्रेकआउट की जो स्ट्रैटेजी होती है, ये बिगिनर फ्रेंडली होती है। क्योंकि स्ट्रैटेजीज़ तो बहुत सारी हैं, ट्रेड तो यहाँ भी चल रही होंगी। लेकिन ये ट्रेड क्या है, बहुत हाई लेवल ट्रेड्स हैं। इसमें जो माइनर कंसेप्ट काम कर रहे हैं ना, जैसे ऑर्डर ब्लॉक का हो गया, फेयर वैल्यू गैप का हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है ना, बिगिनर्स को समझ में नहीं आएँगी, वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इम्बैलेंस होता है, गैप अप, गैप डाउन प्राइस में जो होता है ना, मतलब कि जितना डीप आप जा सको उतना डीप है समझने के लिए। लेकिन ब्रेकआउट क्या है कि बिगिनर फ्रेंडली है। चलेगा तो चलेगा चाँद तक, नहीं चलेगा तो सीधे स्टॉप लॉस लो और अपने घर जाओ। ज़्यादा लफड़बाजी मार्केट में करनी नहीं है अगर आप एक बिगिनर हैं तो। तो रियल ब्रेकआउट के दोस्तों 3 रूल हैं जो आप समझ लो। सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग ब्रेक देना चाहिए। जो लेवल है हमारा की लेवल, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होना चाहिए। क्लोजिंग हमारी बाहर होना चाहिए। अगर ऊपर के साइड का ट्रेड है और ये ग्रीन कैंडल अगर बनी तो क्लोजिंग हमारी हमेशा इस की लेवल के, इस की रेंज के बाहर होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे प्राइस एक्सेप्ट होना चाहिए और वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड करे वो। प्राइस होल्ड करे। ऐसा नहीं है कि ये एक ब्रेकआउट कैंडल आई और दूसरी कैंडल में प्राइस दोबारा ज़ोन के अंदर चला गया, तो ये एक फेक ब्रेकआउट कहलाएगा। तीसरा क्या है, अगर वो रीटेस्ट कर दे, जैसे ये देखो ये एग्ज़ाम्पल में समझाया ना, प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद नीचे जाके जो की लेवल है वहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है और वहाँ से फिर ऊपर जा रहा है। रीटेस्ट करने का दोस्तों एक रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे प्राइस को लिक्विडिटी चाहिए। क्योंकि क्या है कि जब ये ब्रेकआउट हो रहा होगा ना, तो किसी को घंटा नहीं पता होगा कि ये रियल ब्रेकआउट है कि फेक ब्रेकआउट है। इसलिए जैसे ही ये प्राइस नीचे को जाने लगेगा ना, जो सेलर्स हैं उनके अंदर आ जाएगा कॉन्फिडेंस। वो कहेंगे भाई साहब अब तो ये ट्रैप हो चुके हैं लोग, अब नीचे जाएगा प्राइस। तो दबा के सेलिंग पोजीशन यहाँ पे वो लगा देंगे और जैसी सेलिंग पोजीशन लगाएँगे, प्राइस ऊपर जाएगा, दुनिया भर के स्टॉप लॉसेस मिल जाएँगे, लिक्विडिटी मिल जाएगी, प्राइस हमारा ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर जाएगा। इसलिए जो रीटेस्ट अगर हो रहा है, तो ये समझ लो कि ये बहुत हेल्दी ब्रेकआउट होगा। क्योंकि बहुत सारे ब्रेकआउट ऐसे होते हैं कि बिना रीटेस्ट के भी ऊपर जाते हैं। लेकिन जो रीटेस्ट वाला ब्रेकआउट है, वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट आप उसको समझ सकते हैं।
क्योंकि जो डायरेक्ट ऊपर जाते जा रहे हैं, तो उनके पीछे का कंसेप्ट कुछ और हो सकता है। पता चला कोई न्यूज़ ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, या फिर नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट है हो, तो पता चला रीटेस्ट-वीटेस्ट छोड़ो, सेलर्स कह रहा है जितनी जल्दी हो सके निकलो। कोई बहुत बुरी खबर आ गई, किसी कंट्री ने किसी पे हमला कर दिया, इंडिया-पाकिस्तान का वॉर हो गया, कोई भी चीज़ ए टू ज़ेड अगर बुरी हो जाएगी, तो वो रीटेस्ट-वीटेस्ट छोड़ो, कुछ नहीं होने वाला, सीधे प्राइस नीचे जाएगा। फिर आप कहोगे कि यार लिक्विडिटी का क्या हुआ? लिक्विडिटी लेने तो प्राइस ऊपर आएगा ना, बिना लिक्विडिटी के कैसे होगा? भाई लिक्विडिटी फिक्विडिटी छोड़ो, जब सेलर्स किसी भी प्राइस पे बेचने को तैयार हो जाए, जैसे मेरे पास ₹100 का स्टॉक है, अब वो 95 जाएगा तो मैं थोड़ा सह लूँगा, 90 जाएगा मैं थोड़ा सह लूँगा, पता चला एक ही दिन में वो ₹80 चला गया, यहाँ से सीधा-सीधा 20% नीचे डाउन हो रहा, तो मैं कहूँगा भाई साहब इसको छोड़ो-छाड़ो, इसको बेचो, कोई सा भी प्राइस मिले बेचो इसको। 80 मिल रहा बेचो, 85 मिल रहा बेचो। तो जब कोई से भी प्राइस को बेचने को आप तैयार हो जाओगे, तो बायर्स तो बैठे हुए हैं ही ऑलरेडी। अब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम किसी भी प्राइस पे बेचने को तैयार हैं। इसीलिए ये रीटेस्ट करने नहीं आता है, लिक्विडिटी लेने नहीं आता है, क्योंकि लिक्विडिटी इसको रास्ते में ही मिल जाती है दुनिया भर की। समझ रहे हैं ना आप इतना कंसेप्ट? नहीं तो आप कहोगे कि यार लिक्विडिटी का क्या हुआ फिर? तो सेम दोस्तों यही तरीका होता है हमारा फेक आउट वाला। क्या है कि प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि बायर्स बहुत ज़्यादा आ जाएँगे और बायर्स की लिक्विडिटी लेके प्राइस नीचे चला जाएगा। सीधी बात ये है कि अगर ये जो हमारा की लेवल है, जो हमारा एक ज़ोन है, की ज़ोन, अगर उसके अंदर प्राइस जाके क्लोजिंग दे दे, तो समझ लो ये हमारा एक ट्रैपिंग हो चुकी है। क्योंकि रियल ब्रेकआउट होगा ना दोस्तों, वो नीचे नहीं जाएगा ज़ोन के, उसके पीछे का रीज़न है। उसके पीछे का रीज़न भी थोड़ा-सा समझ लेते हैं। वीडियो पता है बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन आप समझ लो, एक बार आपको समझना है, ज़िंदगी भर आपको याद रहेगा। देखो ये प्राइस यहाँ पे गया, ये आ गया, यहाँ गया और यहाँ पे इसने कैंडल बनाई, ठीक है? इसको मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ताकि थोड़ा ईज़ी हो जाए समझने में। अब जैसे इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे एक मिला है ब्रेकआउट, ठीक है? अब ये ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो अगर ये रियल ब्रेकआउट होगा, तो जो बायर्स यहाँ से प्राइस को यहाँ लेके गए हैं ना, वो इसको कभी इस नीचे आने ही नहीं देंगे, इस ज़ोन के अंदर आने ही नहीं देंगे। क्यों? अगर ये प्राइस ज़ोन के अंदर आ गया और इसके जो लो है हमारा, जो ब्रेकआउट कैंडल है, अगर इसको ओवरलैप कर गया, उसके नीचे चला गया, तो इनके दुनिया भर के जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे ना, वो हिट हो जाएँगे। तो इसीलिए जो रियल ब्रेकआउट होगा ना, वो जो ब्रेकआउट कैंडल है, उसके नीचे जाएगा ही नहीं। उसके नीचे चला गया, तो फिर वो किस चीज़ का ब्रेकआउट हुआ? फिर तो सेलर्स ही स्ट्रॉन्ग है ना, बायर्स का क्या डोमिनेंस रहा। इसीलिए दोस्तों आप हमेशा जो रियल ब्रेकआउट होगा, वो जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, उस पे ध्यान देना, उसके लो को मार्क करके रखना हमेशा। अगर उस लो के नीचे जा रहा है, तो समझ लो कि वो एक फेक ब्रेकआउट है। आई होप इतना आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि जो मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, उसका थोड़ा-सा मुझे हैप्पीनेस मिल जाए। इसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट पॉइंट जो है हमारा, एक कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान आपको किस तरीके से बनाना है। जैसे सबसे पहले क्या करना है कि आपको लिखना है, पेपर ट्रेड करना है पहले, और उसमें आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना है कि अगर कोई प्राइस है, वो किसी लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो उस समय मैं आप लिखना उसमें कि यहाँ पे मैं एंटर हो चुका हूँ। फिर देखना कि वो प्राइस उस लेवल को टच करके नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर जा रहा है तो कह देना मैं स्टॉप लॉस ले लिया। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है कंफर्मेशन देते हुए, लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए, पुल बैक करते हुए, तो समझ लेना कि हाँ, मैं ट्रेड में बना हुआ हूँ और इसका नेक्स्ट टारगेट कौन-सा होगा, जो हमारा नेक्स्ट की लेवल होगा। क्योंकि हर टाइम फ्रेम पे की लेवल होंगे ना एक। अब 15 मिनट पे आपने जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाया होगा, वो 1 आवर वाले को रिस्पेक्ट करेगा। तो आपका टारगेट क्या हो जाएगा, ये 1 आवर वाला। दूसरा, ट्रेड लेने से पहले कुछ चेकलिस्ट हैं जिन पे आपको मार्क करना है। सबसे पहले मार्केट का जो फेज़ है वो पता करो कि ट्रेंड में है, कि रेंज में है, कि रिवर्सल आ रहा है। ट्रांजिशन मतलब एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रही है। की लेवल मार्क कर लो, जो आपका इनवैलिडेशन है, जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं, कि कहाँ पे आपको स्टॉप लॉसेस लेना है, कौन से आपके टारगेट हैं, वो मार्क कर लो। और स्टॉप लॉसेस दोस्तों हमेशा वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका ट्रेड आइडिया फेल हो जाए, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर ब्रेकआउट हो रहा होगा, मान के चलो 1 घंटे का आप टाइम फ्रेम देख रहे हो और पिछले दिन शाम के टाइम 3 बजे क्लोजिंग से पहले ही ब्रेकआउट हो गया, तो जो स्टॉप लॉस है आपका वो ये हो जाएगा, इसकी क्लोज, ब्रेकआउट कैंडल का क्लोज। तो ये मार्क कर लो, नेक्स्ट की लेवल, नेक्स्ट टारगेट मार्क कर लो। फिर क्या करना है कि इमोशनल होके कभी भी एंट्री नहीं लेना है, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कौन सी होती है कि जब वो हमारा ब्रेकआउट हुआ जैसे, और प्राइस हमारा रीटेस्ट करने आया, तो रीटेस्ट पे एंट्री नहीं होती है। एंट्री हमेशा होगी जब इस प्राइस को ब्रेक करेगा। जब कंफर्मेशन देके ये जो ब्रेकआउट हाई बनाया था, फिर प्राइस नीचे गया, फिर अब इसको ब्रेक करेगा, तब जाके हमको मिलेगा कि हाँ, कंफर्मेशन हो गया, अब हम ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे ना सेलर्स के बहुत सारे स्टॉप लॉसेस होंगे, तो जो हमारे एक ऊपर के साइड के ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे न्यू बाइंग पोजीशन ऐड करने में।
ठीक है? इसके बाद पोस्ट ट्रेड के बाद, जो कि कोई करता नहीं है, सब बोलते हैं कि एक जर्नल बनाओ, डेली के जो ट्रेड लिए हैं उसको लिखो, उसको सीखो, उसको एनालाइज़ करो, लेकिन करता कोई नहीं है। क्योंकि जब कोई कर लेगा ना तो प्रॉफिटेबल बन जाएगा, इसीलिए कोई नहीं करता है। तो लेकिन आपको करना है, आपको क्या करना है कि जर्नलिंग करना है, जो भी ट्रेड आपने ली है उसको एनालाइज़ करो, क्या ट्रेड प्लान था आपका, क्या वो एग्ज़ीक्यूट हो पाया, क्या वो फेल हो गया, क्या आपने स्टॉप लॉस लिया कि नहीं लिया, क्या आपको लगा कि कोई बात नहीं स्टॉप लॉस लेने से होता क्या है और आपने उसको मिस कर दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने जर्नल में लिखना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हैबिट बिल्ड होती है, धीरे-धीरे आप प्रॉफ़िटेबल बनेंगे, धीरे-धीरे आप मार्केट को समझ पाएँगे। एकदम से सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप ये समझ लो 1 या 2 महीने करोगे ना, तब जाके आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, तब जाके आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन अब आप कहोगे कि यार 1-2 महीने? अरे पिछले अगले महीने तो हमें 100 करोड़ रुपए कमाने हैं। आप कह रहे हो कि 2 महीने खाली बैठ के देखो मार्केट को और सीखो। तो ये गलती आपको नहीं करना है, ओवरनाइट रिच नहीं बनना है। क्योंकि पता है रात में कुछ लोग सोते हैं सपना देख के कि यार कल ₹10 का ऑप्शन खरीद लेंगे, वो ₹100 हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो ये सारी बेवकूफ़ी नहीं करना है आपको। आपको अपनी पोस्ट ट्रेड भी एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी प्री ट्रेड और मार्केट के दौरान है ना, उतना ही इम्पोर्टेंस पोस्ट ट्रेड में भी है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप यहाँ तक वीडियो पे बने आए हैं तो समझ लो कि मेरा कोटि-कोटि नमन है आपको, आपके चरणों में कि भाई साहब आपने इतना समय दे दिया। और अगर आप वाक़ई में बहुत ज़्यादा सीरियस लर्नर हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में, जहाँ पे बड़े-बड़े लॉन्ग लेक्चर्स हैं क्योंकि यूट्यूब पे हम नहीं डाल पाते हैं। और वहाँ पे हमारी सीरीज़ चल रही है। कौन-सी सीरीज़ चल रही है? हमारी स्टॉक मार्केट बेसिक से लेके एडवांस के बीच में। 1 सेकंड मैं आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखो जैसे ये हमारा टेलीग्राम का इनर सर्कल है, एक पेड कम्युनिटी है, ₹499 आपको देना है। वहाँ पे आपको क्या-क्या मिलेगा? वहाँ पे आपको जितनी भी हम वीडियोज़ बनाते हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएँगी, जो भी चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक्स की पीडीएफ हैं वो वहाँ पे मिल जाएँगी जो मैंने खुद अपनी बनाई है पर्सनल। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से बेसिक टर्म्स से हम यहाँ पे सीरीज़ स्टार्ट कर चुके हैं और अभी तक टोटल 5 लेक्चर्स यहाँ पे हम डाल चुके हैं, जो कि हमारा ये 10 दिन पुराना ही टेलीग्राम चैनल है। इसीलिए धीरे-धीरे यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि वीक में 2 बार हम एक बड़े-बड़े लेक्चर्स एक कंटिन्यूटी के साथ डालें। जैसे अभी आप देखोगे इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स के बारे में बताया गया है जिसमें ट्रेंड लाइन्स, मार्केट का जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है? इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा फिर हम ट्रेडिंग पे कन्वर्ट करेंगे। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, इसके ऊपर हम बड़े लेक्चर्स डालने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग डालेंगे। तो ये समझ लो कि एक एजुकेशनल कम्युनिटी है जिसका पार्ट बन सकते हो सिर्फ़ ₹499 दे के, जो कि आप लाइफ टाइम एक्सेस यहाँ पे कर पाओगे, कोई हर महीने आपसे नहीं माँगेगा। और आप देखोगे 228 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी तक और इसकी हम मैक्सिमम कैप 500 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 600 लोग लगेंगे क्योंकि हमको वीकली लाइव भी करना रहती है, जो कि अगर ज़्यादा लोग हो गए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जितनी जल्दी हो सके आप सीट बुक कर सकते हो और इसी तरीके से हमारे चैनल को वॉच करके अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।